नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ चुनाव की खबरों पर नजर डालेंगे। महासंग्राम 2023 से जुड़ी हुई खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से। पेंड्रा से एक बड़ी खबर, जहां जोगी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कोटा से रेणु जोगी को मैदान में उतारा गया। रेणु जोगी कोटा से इस बार जेसीसीजे की प्रत्याशी होंगी और आपको बता दें कि वर्तमान विधायक भी हैं रेणु जोगी। जेसीसीजे ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है और यहां पर पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, जिसमें अब जेसीसीजे भी पीछे नहीं है। रेणु जोगी को कोटा से इस बार फिर से मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। सिटिंग एमएलए हैं वो यहां से कोटा से, और ऐसे में एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्हें यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि जोगी कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। प्रेमनगर से जगलाल सिंह देहाती को टिकट दिया गया। साथ ही पाली ताना खान से छत्रपाल सिंह कंवर को टिकट मिली है। कोटा से रेणुका जोगी चुनाव लड़ेंगी और बिलासपुर से अखिलेश पांडे को टिकट मिली है। वहीं मस्तूरी से चांदनी भारद्वाज को टिकट दिया गया है। कलतरा से ऋचा जोगी को टिकट दिया गया है। जेजपुर से टेकचंद चंद्रा को टिकट दी गई है। कसरोल से बाबा मनहरण गुरसाई को भी टिकट दिया गया। रायपुर से मनोज बंजारे को टिकट दिया गया और गुंडरदेही से राजेंद्र कुमार साय को टिकट मिली है। भिलाई नगर जाहिर खान को टिकट दी गई है। सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुबीर, एक ऐलान जो होना अभी बाकी था जेसीसीजे की तरफ से, क्या एंगल बना पा रही है? प्रत्याशी तो घोषित कर दिए। जो जेसीसीजे पार्टी ने जो प्रत्याशियों की जो दूसरी सूची जारी की है, इसमें कोटा विधानसभा से जो अभी वर्तमान यहाँ की जो विधायक हैं डॉक्टर रेणु जोगी को, उन पर दोबारा भरोसा जताया और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं उनके सामने अटल श्रीवास्तव कांग्रेस से और भाजपा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भाजपा से होंगे। और कोटा विधानसभा जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ जो जोगी परिवार है उन्हीं की जीत होती है। और इस बार कोटा विधानसभा क्षेत्र में कोटा विधायक जो डॉक्टर रेणु जोगी है, क्षेत्र में आम जनता की भी ज्यादा सक्रिय भी नहीं रह पाई थी, क्योंकि उनके जो उनका स्वास्थ्य था वो पिछले 2 वर्षों से खराब था। अब हालांकि अब चुनाव जो नजदीक आने के बाद वो माहौल बनाने के लिए जनता के बीच भी पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल सुबीर, लेकिन अभी तक जिस तरह से सीनियर जोगी की डेथ के बाद पार्टी का उतना अच्छा ग्राफ नहीं रहा, लेकिन अमित बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिया। अब ठीक है, लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन वो एंगल क्रिएट हो पाएगा? जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देनी है, क्या एंगल क्रिएट कर पा रही है जोगी कांग्रेस? जी बताना चाहूंगा कि यहाँ से जो क्योंकि लगातार यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, स्वतंत्रता के बाद से ही इस जगह को जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो इस बार जो जेसीसीजे पार्टी है वो अपना कैंडिडेट पहली बार उतारेगी पार्टी की तरफ से। और यह एक त्रिकोणीय जो मजबूत एक युद्ध होगा। यहाँ पे ये काफी एक रोमांचक टाइप का एक चुनाव होने वाला है। और बता दूं कि जो प्रबल प्रताप सिंह जुदेव हैं वो जसपुर से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और अपना पूरा ताकत यहाँ पर झोंक रहे हैं वो। और अटल श्रीवास्तव जो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस के लिए एक मुसीबत तैयार हो सकती है कि यहाँ वो अपने कैंडिडेट को किस तरह से जिताएंगे। जी अजीत जोगी जब तक थे, चुनाव लड़ने का उनका अपना एक तरीका था कि वो सत्ताधारी पार्टी को टारगेट करते थे। अमित जोगी क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं? क्या कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है या कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पर दोधारी वार? जी निश्चित तौर पर जो अजीत जोगी का रहना, अजीत जोगी के तरीके से चुनाव जो लड़ा जाता था उसे जनता खासा पसंद करती थी। हाँ। वहीं अमित जोगी, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। ममता, जेसीसीजे ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन क्या वो एंगल क्रिएट हो पाएगा या नहीं, ये सवाल लगातार बना हुआ है। देखिए, कोटा से रेणु जोगी पर भरोसा जताया गया है। अकलतरा से ऋचा जोगी चुनाव लड़ेंगी और मस्तूरी से चांदनी भारद्वाज। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो जो कोटा से रेणु जोगी लगातार जीतती आई हैं, तो कहीं ना कहीं अटल श्रीवास्तव यहाँ से कांग्रेस से खड़े हैं और बीजेपी से भी प्रत्याशी है। लेकिन कोटा की जो सीट है वो जोगी कांग्रेस के हिस्से रही है, तो कहीं ना कहीं वो टक्कर देती हुई देंगी ही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऋचा जोगी भी अब चुनाव लड़ेंगी। पहले जो जिस तरह की बात आ रही थी कि रेणु जोगी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उनकी तबीयत लगातार जो है वो खराब चल रही थी, तो ऐसे में जो है वो अब चूंकि पार्टी ने ऑफिशियली सूची जारी कर दी है और इसमें रेणु जोगी का नाम भी है। ऋचा जोगी है वो अकलतरा से चुनाव लड़ेंगी और
इसके अलावा जो अलग अलग नाम है, तो कहीं चूंकि कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, आप पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, गोंडवाना गणतंत्र और बसपा जो है वो उनका पैचअप है और वो दोनों प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो ये जरूर है कि कांग्रेस के सामने बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं जिनसे उसे टक्कर लेना है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो प्रत्याशी वो कितनी टक्कर दे पाते हैं, लेकिन रेणु जोगी जो है वो काफी मजबूत कैंडिडेट है जी। लेकिन इसके अलावा भी चूंकि पार्टी तो सभी जगह चुनाव लड़ रही है, लोगों के बीच क्या मुद्दे लेकर जाने की तैयारी है? चूंकि जब अजीत जोगी हुआ करते थे, एक स्ट्रैटेजी, लोगों को जोड़ने का एक काम उनका एक और अलग था। अमित जोगी अलग तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अभी तैयारी नजर आ रही है? कितना लोगों से जुड़ाव और किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? ले लो ना ट्रांसफर। देखिए, अगर हम बात करें तो अजीत जोगी जो थे उनकी बात अलग थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उस समय उनका प्रभाव अलग था। और जब अजीत जोगी नहीं रहे तो उसके बाद एक बार ये भी हुआ कि ये भी बयान आया अमित जोगी की तरफ से पार्टी चुनाव जो है वो नहीं लड़ेगी। हालांकि बाद में ये कहा गया कि नहीं वो बयान को दूसरे तरीके से लिया गया और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और इनफैक्ट अब तो अमित जोगी ये कहते हैं कि जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अमित जोगी का जो प्रभाव था वो प्रभाव अलग था। और ऐसे में ये देखने वाली बात ये है, क्योंकि ज्यादातर जो उनके समर्थक थे जो अजीत जोगी के रहते हुए वहां पर जनता कांग्रेस में थे, वो तमाम लोग बड़े जो समर्थक हैं वो कांग्रेस में या बीजेपी में चले गए हैं। तो चुनौती तो इस लिहाज से अगर हम बात करें, जिस तरह से पहली बार में जब अजीत जोगी थे तो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जोगी कांग्रेस में जो एक तरह से क्या है कि जो चर्चा में रही थी पार्टी, उस तरह की चर्चा में अब नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वोट काटने में, कुछ तो वोट काटने में सफल हो सकती है जी। नहीं, वोट काटने से नुकसान कांग्रेस को या बीजेपी को होगा, लेकिन जेसीसीजे पार्टी को कैसे लाभ हो, क्या इसके लिए काम नहीं हो रहा है? देखिए, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि जोगी कांग्रेस और बीजेपी जो है वो एक साथ है। जब अजीत जोगी थे तब भी आरोप लगता रहा है। जब अजीत जोगी ने पार्टी नहीं बनाई थी तब भी जब उनको बाहर निकाल दिया गया था अजीत जोगी को कांग्रेस से, तो कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि बी टीम है अजीत जोगी। जब उन्होंने पार्टी बनाई तब भी जनता कांग्रेस को बी टीम ही कहा गया और उसको बी टीम कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी भी ये जो बी टीम का जो आरोप है वो गया नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि समर्थक आपके कितने हैं और आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये भी एक सवाल उठता है। तमाम बड़े लोग हैं जो जोगी कांग्रेस के लोग हैं वो छिटक कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। जो विधायक थे जोगी कांग्रेस के वो दूसरी पार्टियों में आ गए हैं। तो इसका फर्क तो पड़ता ही है और इसका पार्टी से जो है एक मैसेज भी एक नेगेटिव जाता है। और अब देखना ये है कि अमित जोगी जो है वो कितना अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है अमित जोगी को या बीजेपी हो ये कहते रहे कि हमारे सामने कोई है नहीं। उपचुनाव के समय भी ठीक है, अब ये एक भले ही कांग्रेस और बीजेपी अपने लिए एक चुनौती ना माने, लेकिन अमित जोगी यही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि वो इन दोनों पार्टियों के लिए चुनौती साबित होंगे। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीर आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे और रुक करेंगे कुछ और अन्य खबरों का चुनाव से जुड़ी हुई, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी की फाइनल लिस्ट 4 सीटों पर जो बची हुई थी आ चुकी है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। अंबिकापुर सीट से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर, बेमेतरा से दीपेश साहू उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि बेमेतरा से दीपेश साहू को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और बेलतरा से, कसडोल से और बाकी जो कुल 2 और सीटें हैं, चारों सीटों से कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। चारों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। अंबिकापुर सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा चेहरा यहां पर मैदान में उतारा जाता है और यहां से राजेश को उम्मीदवार बनाया गया। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की 4 उम्मीदवारों की सूची बची हुई थी वो भी जारी कर दी गई है। तो कसडोल से धनीराम धीवर को मैदान में उतारा है और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है। बहरहाल टीएस सिंहदेव के सामने किस तरह का परफॉर्मेंस इनका रहेगा और क्या ये जीत दर्ज कर पाएंगे टीएस बाबा के सामने, बहुत ही बड़ा और कड़ा मुकाबला रहेगा, इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो वहीं बीजेपी के धनीराम धीवर जो है कसडोल से इस बार मैदान में है। दीपेश साहू बेमेतरा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सुशांत शुक्ला बेलतरा से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किए गए हैं।
और 4 प्रत्याशियों की जो सूची है वो भी जारी कर दी गई है पार्टी की तरफ से। और अब तक लगातार पार्टी की तरफ से जो प्रयास था वो यही कि जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाए। और इसका यहाँ पर एक और बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है, जहाँ 3 से 4 जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए गए हैं और चारों ही सीटों पर अंबिकापुर, बेलतरा, कसडोल, बेमेतरा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। राजेश अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, धनीराम धीवर, दीपेश साहू, इन चारों सीटों पर क्रमशः मैदान में उतार दिए गए। अंबिकापुर, बेलतरा, कसडोल और बेमेतरा। इस पूरे अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसमें नजर आ रहा है साफ कि अंबिकापुर में एक टफ और एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए होगी, क्योंकि यहाँ पर टीएस बाबा मैदान में रहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि लोकप्रिय नेता भी हैं और लोगों को उनका अंदाज, उनका काम काफ़ी पसंद आता है। लेकिन अब जब यहाँ पर राजेश अग्रवाल मैदान में होंगे तो एक बड़ी चुनौती उनके लिए होगी। सुशांत शुक्ला बेलतरा से बीजेपी के उम्मीदवार विजय केशरवानी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं धनीराम धीवर जो कि कसडोल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और संदीप साहू से उनके सामने चुनौती पेश होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संदीप साहू से उनका मुकाबला रहेगा, तो इन चारों के सामने किस तरह से चुनौती रहेगी ये भी हम साथ साथ आपको बताते चले। और भारतीय जनता पार्टी ने 4 और अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इसके साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच कैसा एंगल और क्या कुछ स्थिति बनेगी ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अंबिकापुर से बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को टिकट दिया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद राजेश अग्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। फाइनली अंबिकापुर विधानसभा सीट में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। राजेश अग्रवाल को अंबिकापुर से भाजपा ने टिकट दिया है। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपको राजेश जी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब आपको टिकट मिला है, क्षेत्र कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर क्षेत्र की जनता से पास जाएंगे आप? बहुत से मुद्दे हैं। वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने पिछले लंबे समय से उस देवतुल्य जनता से दूरी बनाई जिनके वोटों से वो विजयी होकर उस पद पे हैं। यही बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके सामने टीएस सिंहदेव हैं, डिप्टी सीएम हैं, कितना चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। 5 वर्ष पूर्व ही हमको पता था कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको टीएस सिंहदेव जी से ही चुनाव लड़ना है, इसलिए कोई चुनौती नहीं। जीतने के लिए कौन कौन सी रणनीति बनाएंगे? हमारे पार्टी ने, संगठन ने पूरी रणनीति बना रखी है। उस रणनीति पर पिछले 5 साल से काम चल रहा है। निश्चित रूप से हम उस रणनीति पे सफल होंगे और चुनाव जीतेंगे। जीतने में कितने आश्वस्त हैं? 100%। ये थे राजेश अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीएस सिंहदेव भले ही सामने डिप्टी सीएम है लेकिन जीत का दावा किया है। सरवान महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और बढ़ते आगे, बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बिलासपुर जिले की बेलतरा विधानसभा सीट से सुशांत शुक्ला को बीजेपी ने टिकट दिया है। और वर्तमान में इस विधानसभा में बीजेपी के विधायक रजनीश सिंह का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया। टिकट के ऐलान के बाद सुशांत सिंह ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। चौथी लिस्ट आ गई और चौथी लिस्ट में बेलतरा का जो बहुप्रतीक्षित इंतजार था वो भी खत्म हो गया। सुशांत शुक्ला को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। सुशांत जी, बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, किस तरीके से रणनीति रहेगी अब आगामी चुनाव को देखते हुए? मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जीवन का सबसे बड़ा गौरव का क्षण है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त केंद्रीय नेतृत्व को और प्रांत के बड़े नेताओं को चरण छू के प्रणाम करते हुए आश्वासित करता हूं कि बेलतरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाले विकास के रथ के पहिए को अब गति मिलेगी। और इसके लिए संकल्प के साथ, युवा शक्ति के संकल्प के साथ बिलासपुर की नव चेतना पुनः जागृत होकर बिलासपुर फिर भारतीय जनता पार्टी के झोली में बेलतरा और संपूर्ण बिलासपुर जिला जाएगा। ऐसी मंगल कामना महामाया के चरणों में अर्पित करता हूँ। आपके नाम को लेकर इतना लंबा इंतजार कैसे करना पड़ गया? क्या कहीं फिट नहीं बैठ पा रहा था मामला? चुनाव लड़ रहा है कमल छाप, और मैं कमल छाप के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव में मैदान में जा रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कोई नाम महत्वपूर्ण नहीं, हमारे यहाँ पार्टी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है तो कहीं ना कहीं एक दुख भी होगा और
विरोध के स्वर भी कई जगह से निकलकर सामने आ रहे, तो कैसे उनको मेंटेन करें? परिस्थितिवश से ऐसी व्यवस्थाएं बनी है। मेरे नेता डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी, प्रदेश के महामंत्री गण और प्रदेश के पूरे नेता के साथ साथ मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक रजनीश सिंह जी के नेतृत्व में बेलतरा चुनाव लड़ेंगे और हम बेलतरा ऐतिहासिक मतों से इस बार जीतेंगे। क्या चुनौती होंगी? चुनौती कांग्रेस के लोगों के पास है। भारतीय जनता पार्टी, अब छत्तीसगढ़ की जनता कहने लगी है कांग्रेस के साथ कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे सिर्फ विकास, सिर्फ विकास, सिर्फ विकास। विकास किस नाम से? चूंकि सरकार तो कांग्रेस की है, तो फिर कौन से विकास को गिनाएंगे? मैं चाहता हूं 5 सालों में छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटकर गांधी परिवार के एटीएम के रूप में समर्पित करने वाले भूपेश बघेल के जो मिला व्याप्त जनादेश है, अब वो वापस जनता लेने को तैयार बैठी है। तो ये थे हमारे साथ सुशांत शुक्ला, जो लंबे इंतजार के बाद बेलतरा सीट के नाम की घोषणा हुई है और उसमें सुशांत शुक्ला का नाम आया है। निश्चित रूप से उन्होंने दावा किया है कि बेलतरा विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे और पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया उन पर खरा उतरेंगे। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। बलौदाबाजार के कसडोल विधानसभा सीट से बीजेपी ने धनीराम धीवर को प्रत्याशी बनाया। जिस वक्त बीजेपी ने धनीराम धीवर के नाम का ऐलान किया, उस वक्त वो जनसंपर्क के लिए निकले हुए थे और प्रत्याशी घोषित होने की खबर मिलते ही वे भावुक हो गए और उन्हें बिल्कुल भरोसा ही नहीं था कि पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी। दरअसल यहां पनगांव के रहने वाले धनीराम अपनी एक बाइक पर बैठकर प्रचार कर रहे हैं और ये पूछे जाने पर कि कार से क्यों नहीं घूमते, तो उनका ये कहना है कि उनके पास कार नहीं है, लिहाजा बाइक से ही प्रचार कर रहे हैं। धनीराम धीवर का मुकाबला कांग्रेस के संदीप साहू से है। भाजपा ने आज प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विधानसभा कसडोल विधानसभा में जिसको इंतजार था कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा, वो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, धनीराम धीवर जी। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपको पता था कि आपको टिकट मिलने वाला है? जी बिल्कुल था सर, बिल्कुल अनुभव। अभी बाइक में कहाँ गए थे आप? हम लोग थोड़ा से मिल मिलाप के लिए गए थे। जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या रहने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? मैं छोटे से किसान हूँ, मैं किसान का पुत्र हूँ, ग्राम पंचायत पनगांव से, और ग्राम पंचायत पनगांव में लगातार 10 साल से सरपंच रहा हूँ, 5 साल सरपंच भी रहा हूँ। कार्यकर्ता हैं छोटे से आप, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी, कसडोल विधानसभा जैसे सबसे बड़ी विधानसभा में आपकी जिम्मेदारी की है, कैसे लड़ेंगे चुनाव? कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्तिगत तो कोई नहीं लड़ पाता। कार्यकर्ता और जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वही लड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या लड़ सकता हूँ? मैं तो छोटे से कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता ही लड़ेंगे और वही जीत के। देख सकते हैं हमारे साथ धनीराम धीवर थे, जो इस बार कसडोल विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी चुने गए हैं। ये उनकी बाइक है, इन्हीं बाइक में वो जनसंपर्क के लिए निकलते हैं। आपने कई ऐसे प्रत्याशी देखे होंगे जिनको अभी टिकट मिला है, वो कार में या चारपहिया वाहन में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन धनीराम धीवर जी हमारे साथ मौजूद हैं जो बाइक में लगातार संपर्क कर रहे थे। और जब इनको टिकट मिला तो फिर इनका कहना था कि इनकी आंखों में आंसू आ गए और आज भी धनीराम धीवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो प्रत्याशी की जो यहाँ से कसडोल विधानसभा मिली थे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस में संदीप साहू है और धनीराम धीवर भाजपा में है। अब देखना ये होगा कि आखिर चुनावी मैदान में किसका पलड़ा किस पर भारी पड़ता है। तब तक के लिए योगेश यादव, न्यूज 18 बलौदाबाजार। कर्ज माफी की घोषणा पर बीजेपी के सवाल उठाने पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के लोगों को धन्यवाद, अभी भी वो सवाल कर रहे हैं तो विपक्ष में बैठने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। किसानों के लिए हमने काम किया, किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, इसलिए यह घोषणा की गई है। वहीं बीजेपी के आवास देने की घोषणा पर कहा कि आवास हमने दिया है, केंद्र सरकार ने जो सर्वे किया था उनमें 47,000 लोगों को हमने आवास की राशि दे दी है और इसके बाद हमारे सर्वे के हिसाब से 10 लाख लोग पात्र हैं, उन्हें भी आवास देंगे। कुल 17,50,000 लोगों को आवास दिया जाएगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी भी वो सवाल पे अटके हैं, तो इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से तैयार हैं वो विपक्ष में बैठने के लिए। अब वो सवाल इस बात का है कि वो आंकड़ा 13 मेंटेन करेंगे कि उससे भी नीचे जाएगा। किसानों का ये प्रदेश है और किसानों के लिए लगातार हम लोग काम करते रहे हैं। कोरोना भी था, संकट का समय था और निश्चित लगातार किसानों के हित में हम लोगों को काम कर रहे हैं, ताकि यदि किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ के लोग मजबूत होंगे, और इसलिए हमने किसानों के पक्ष में ये घोषणा की है।
और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का निशाना सीएम की कर्ज माफी की घोषणा पर बोले, चुनाव का माहौल देखकर यह घोषणा की है। ओम माथुर ने कहा, जनता को मालूम है लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ओम माथुर का कहना है कि 7 और 17 तारीख को जनता कर्ज चुकाने जा रही है, कांग्रेस डरी हुई है। ओम माथुर ने बड़ा बयान देते हुए निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इजराइल को अपनी सुरक्षा का